आईटी सेक्टर जो एक समय में निवेशकों का सबसे पसंदीदा सेक्टर में से एक होता था क्योंकि मोटा मुनाफा मिलता था, लेकिन आज निवेशकों को निराश कर रहा है। फिर भी एक आम निवेशक का भरोसा इस आईटी सेक्टर में आज भी बना हुआ है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज भी देश की हर दिग्गज आईटी कंपनियों में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या 22 से 23 लाख या इससे भी ज्यादा है। रिटेल निवेशक मतलब समझ रहे हैं ना, 2 लाख या इससे कम का जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। छोटा से छोटा निवेशक भी पैसा लगा हुआ है इसमें से। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज ये शो जरूर देखिएगा। अगर आप इन रिटेल इन्वेस्टर्स में से नहीं हैं तो भी आपके लिए आज का शो बेहद अहम है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर की। वही आईटी सेक्टर जिसकी हमारी पूरी इकोनॉमी में करीब 10% यानी 35,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। वही आईटी सेक्टर जहां करीब 60 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलता है और जिसमें रोजगार पाने के लिए हर साल भारत में 10 से 12 लाख लोग आईटी ग्रेजुएट होते हैं। ऐसे में जब तक ये आईटी सेक्टर मुश्किल में रहेगा तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि बाकी कई सेक्टर के लिए मुश्किलें पैदा करता रहेगा। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये मुश्किल है क्या, कब तक रहेगा और आपको क्या करना है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आवाज अड्डा में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारी इस कोशिश में आईटी सेक्टर पर लंबे समय से अरसे से नजर रखने वाले दिग्गज जुड़ रहे हैं। समीक्षा कैपिटल के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भाविन शाह साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुनील स्वर्णम साहब हैं, एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह जी हैं और मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में आज भाविन शाह साहब आपसे करूंगा। दरअसल काफी लंबे सालों से मैं आपका व्यूज आईटी सेक्टर पर सुनता रहा हूं और जैसे जैसे हालात बदले हैं वैसे वैसे आपके व्यूज में भी बदलाव आते रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि आप बिल्कुल फैक्ट के आधार पर बातें करते रहे। तो आज हमारे दर्शकों को एक आम बोलचाल की भाषा में बताइए कि आईटी सेक्टर की तरफ देखें कि ना देखें। मतलब देख सकते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करना बहुत कम रिटर्न की उम्मीद रख के कर सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कम, तो मेरे हिसाब से 10% से भी कम रिटर्न की उम्मीद है। मे बी 7-8% रिटर्न की उम्मीद से कर सकते हैं इन्वेस्ट। उससे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन 10% से कम की उम्मीद लेके लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। हाँ, वो तो सही बात है। आपने पूछा कि देखे कि ना देखे, तो मैंने उसका जवाब दिया। क्योंकि क्या है कि ग्रोथ सेक्टर में ग्रोथ बहुत कम हो चुका है और अभी तक तो वैल्यूएशन भी इतने तो ठीक नहीं हुए हैं कि जो ग्रोथ के हिसाब से मुनासिब, जो ग्रोथ के हिसाब से मुनाफा यहां पे दे सके, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक नहीं हुआ। आगे चल के भाविन शाह साहब आपके पास आऊंगा ये जानने के लिए आखिर ये दिक्कत है क्या और कब तक ये दूरी बना के रख सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म में किसी को आना है तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन जो बात आपने कही उस पर एक छोटी सी राय मैं सुनील स्वर्णम साहब से लेना चाहूंगा। सुनील स्वर्णम साहब, डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद ना करें, दूरी बना के रखें। अगर ज्यादा बेहतर रिटर्न की उम्मीद आप कर रहे हैं तो आप भी यही राय रखते हैं? नहीं, मेरा सोच अलग है। मेरी सोच ये है कि देखिए, आईटी सेक्टर में एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है, हुआ है और हो भी रहा है। वो क्या मैं बताऊं, दो तरफ से। एक है कि ग्रोथ सेक्टर से वो वैल्यू सेक्टर में बदल रही है, नंबर 1। नंबर 2, वो स्ट्रैटेजिक सेक्टर से टैक्टिकल सेक्टर में बदल रही है। तो निवेश में जो हर एक व्यक्ति को एक मिक्स रखना चाहिए, वैल्यू और ग्रोथ और स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल। टैक्टिकल माने मौका लगे तो अंदर आना, फिर निकलना। तो सेलिंग डिसीजन, सेलिंग प्राइस इज एज इंपॉर्टेंट एज बाइंग प्राइस। उस बाय एंड होल्ड सेक्टर में नहीं है। तो इस हिसाब से देखे तो वर्ल्ड में भी ये बदलाव मैं देख रहा हूं, इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में खास करके, कि वैल्यू ओरिएंटेड यानी जो इनकम सीकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं लॉन्ग टर्म के, उनके लिए आईटी एक वैल्यू तरफ से एक इन्वेस्टमेंट बन के आ रहा है, क्योंकि करेक्शन जो हुआ है और उनकी डिविडेंड यील्ड अभी भी रीजनेबली स्ट्रांग है। तो एक पूल ऑफ कैपिटल आके उसको सपोर्ट करेगा, मगर ग्रोथ कैपिटल आईटी से निकल रहा है और निकलता रहेगा। मगर वो है सेक्टरल व्यू। मेरा मानना है कि एआई की जो बात होती है, आपने सब वो बात को उठाया नहीं, बट एआई की बात में कुछ आईटी कंपनीज जरूर उसका फायदा उठाकर तेजी से ग्रो कर सकते हैं।
इसलिए अगर नेक्स्ट इज मैं कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको इसमें सोचना चाहिए, और वो स्टॉक कौन सा है आज पता नहीं चलेगा, आपको कंटिन्यूस ट्रैक रखना चाहिए कि कौन एआई को अडॉप्ट करके एआई कंसल्टिंग में एक बहुत बड़ा मार्क करके द विनर विल टेक मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। सो डेफिनेटली आईटी सेक्टर में इंडेक्स में डाल के डाइवर्सिफाई डालना सही नहीं है फॉर अ ग्रोथ इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए स्टॉक्स चुनना, मेरा मानना है कि जो आईटी कंपनियां अच्छी तरह से एआई को अडॉप्ट करके इधर थ्रू मर्जर एक्विजिशन या बिजनेस मॉडल में जल्दी से बदलाव, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो ये है मेरी टिप्पणी। दरअसल इस पे मैं अभी एनसीड कैपिटल के अनुराग सिंह साहब भी हैं और अनिल जी भी हैं, आप दोनों लोगों के पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं भविन शाह साहब आपसे ले लूं कि सुनील साहब का कहना है कि पूल कैपिटल यहां पर आएगा, ग्रोथ कैपिटल नहीं आएगा और टैक्टिकल सेक्टर के तौर पर यहां पे जा रहा है। मैं थोड़े से और आसान भाषा में आपसे समझूं, जो आईटी सेक्टर की जब बात करें तो सबसे ज्यादा कंसर्न जताया जा रहा है कि एआई तो ऐसा नहीं है कि नॉन आईटी कोई एलिमेंट है, एआई है तो ठीक, आईटी सेक्टर नहीं बनाया, आईटी सेक्टर में ही काम आएगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें आज ये लैपटॉप की जरूरत रहेगी नहीं, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं रहेगी, हम मोबाइल नहीं चलाएंगे या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, सब कुछ रहेगा। अब एआई उसके नेचर को चेंज कर रहा है, फिर भी इतनी ज्यादा निराशा क्यों आईटी सेक्टर से? क्योंकि अब तक जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, मैं आईटी सर्विसेज सेक्टर के बारे में और उसको 1996 से फॉलो कर रहा हूं। अब तक जब जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, सबसे पहला बड़ा चेंज आया था वो Y2K वाला, और उसके बाद जो भी चेंजेस आए वो सब आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए काम बढ़ाने वाले थे। ये एआई कम करने वाला चेंज है, बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूं मैं। तो जो कम करने वाला चेंज है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है कोई भी आदमी आसानी से समझ सकता है। ये जो बोलते हैं ना, डिफ्लेशनरी है एक सब। सो एआई से जो काम 10 आदमी के जो काम के लिए 10 आदमी चाहिए थे, वो 2 या 3 आदमी से भी हो सकते हैं। हाँ, सही बात है कि एआई का यूज करके कभी नई एप्लीकेशंस बनेगी, नई प्रोडक्ट्स बनेगी, तो नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। लेकिन जो कंपनी का इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा एम्प्लॉय बेस है, उनके लिए जो डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो उसके सामने नई अपॉर्चुनिटीज इतनी लाना कि जिससे ग्रोथ भी आए, वो बहुत ही मुश्किल है। और एक बड़ी उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप देख ले कि कोविड से पहले आईटी सेक्टर का ग्रोथ धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि सेक्टर का साइज बढ़ रहा था और आउटसोर्सिंग काफी एडवांस स्टेजेस पे था। अभी कोविड में देखिए तो कोविड में एक टेम्पररी बम्प अप मिला सेक्टर को, लेकिन साथ साथ हमने वो भी देखा कि जो ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर्स है, जीसीसी बोलते हैं, उसका भी बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ। वो सेंटर आईटी सर्विसेज कंपनी से बिजनेस ले जा रहे हैं। कंपनियों को पता लग गया कि अब वो खुद भी ऐसा इंडिया में चला सकते हैं, उनको किसी को आउटसोर्स करने की भी जरूरत नहीं है कुछ काम के लिए। तो ये तीन चार चीजों की इम्पैक्ट, और उसके ऊपर आप एआई डाल दीजिए, तो फिर तो ये है। नहीं, इसमें थोड़ी सी राय मेरी छोटी सी ये है कि फिर मैं आऊंगा सुनील सर आपके पास, लेकिन भविन शाह साहब आप ही इसका जवाब दीजिए कि जब भी ऐसे सेक्टर आप आते हैं, आप सही करें कि उससे आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलता था। अब यहाँ पे जो आईटी सेक्टर का वर्कलोड कम होता है, तो वर्कलोड कम हो रहा है और ट्रेडिशनल वर्कलोड कम हो रहा है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में एपेटाइट तो बहुत आईटी सेक्टर के लिए भी तो हम वर्कलोड को उसको शिफ्ट कर दें एआई वाले वर्क पे, ये कितना फिजिबल और कंपनियां इसकी तरफ कितना काम कर रही हैं? नहीं, एआई एडॉप्शन तो बहुत ही तेजी से हो रहा है, कंपनियां काम भी कर रही है, लेकिन जो एक बात है कि जो काम के लिए ज्यादा लोग चाहिए थे, वो काम के लिए कम लोग चाहिए। अभी अब कल या परसों की बात है, अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने बहुत बड़ा ले ऑफ अनाउंस किया है, और उन्होंने सीधा बोला है कि एआई की वजह से हो रहा है। तो मतलब उनको भी कम लोग चाहिए, तो वो आउटसोर्स भी कम, टेक कंपनी का भी आउटसोर्सिंग होता है, उनका खुद का जीसीसी होता है,
और वो भी आउटसोर्स करते हैं कुछ कुछ, तो उनका भी आउटसोर्सिंग कम होगा। और जो बाकी सारी कंपनियां हैं कि जो इंडियन कंपनी को बिजनेस देती है, वो भी बोलेंगे कि ये काम तब कम लोगों में हो रहा है, तो भाई आप कम लोग लगाइए, आपका रेवेन्यू तो कम ही होगा। हम लोग लगाए। इसमें हमारी आईटी कंपनियां कितनी प्रिपेयर दिख रही हैं आपको? चूंकि ये तो वेल नोन फैक्ट हो गया ना कि एआई सब जगह डिसरप्ट कर रहा है, एआई से काम कम होगा, कंपनियां एआई अडेप्ट कर रही हैं, तो हमारी कंपनियां कितनी इसको लेकर के तैयार हैं? देखिए, इंडियन आईटी कंपनीज का हिस्ट्री ऐसा रहा है कि वो क्विक फॉलोअर्स रहे हैं, कभी उन्होंने लीडरशिप नहीं लिया है। अगर आईटी सर्विसेज सेक्टर में देखें तो लीडरशिप कंपनी जैसे कि एसेंचर, उन्होंने जो भी नए नए चेंजेस आए हैं उन्होंने उसमें लीडरशिप लिया है। लेकिन उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है, जो कस्टमर है और आईटी कंपनी है उनका जो रिलेशनशिप है वो ऐसा होता है कि भाई जो नई टेक्नोलॉजी है ये इंडियन आईटी कंपनी जाके सीख उनको एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है, तो कस्टमर को भी वो इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकती है। तो कस्टमर और कंपनी का रिलेशनशिप काफी मजबूत होता है, जो खास करके जो कंपनियों ने कस्टमर को डिलीवर किया है अच्छी तरह से। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि इंडियन आईटी कंपनीज का सब बिजनेस चला जाएगा, लेकिन वो पहले से प्रिपेयर्ड भी थे ऐसा भी नहीं हो सकता। वो अभी अभी सबका उसमें बहुत काम चल रहा है, तो नए सॉल्यूशंस लॉन्च कर रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म्स ऑफर करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दे लीडर है उस। अनुराग सिंह साहब, मैं आपसे यही सवाल पूछूं, चूंकि पहले कई बार आपने ऐसा हिंट दिया है कि भारत की आईटी कंपनियां लीडरशिप रोल में यूजुअली नहीं रह पाती हैं। चाहे हमने आईटी के जितने भी एआई के जितने भी टूल्स देखें, चाहे चैट जीपीटी देख लें, ग्रोक देख लें, कोई भी है, तो हमारे ही डेटा को इस्तेमाल करके इन कंपनियों ने अपना प्लेटफॉर्म डेवलप किया और हम आज की तारीख में उसके यूजर बने हुए हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमारी आईटी कंपनियां हमारे सेक्टर की तरफ से निकल कर सामने नहीं आता है। अब आईटी कंपनियां क्या कर रही है, हमारी आईटी कंपनियां कि बाहर के आईटी ऐसे एआई वाले प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर रही हैं। तो ये स्ट्रेटजी कितना फ्रूटफुल लग रहा है आपको? लक्ष्मण जी, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है। देखिए, एक स्ट्रेंथ होता है और वीकनेस होता है और एक इकोसिस्टम होता है हर देश का, और इस पर आईटी कंपनीज को पहली बात हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हर किसी ने उनको एक हिट जॉब की तरह से एक टारगेट बना लिया है कि इन्होंने आपने क्यों नहीं किया। उन्होंने इंडिया में 5 मिलियन जॉब्स, आज 5 मिलियन जॉब्स और वेरी वेल पेइंग जॉब्स, जिससे आपके तमाम सेंटर्स लाइक बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे और गुड़गांव सब डेवलप हुए, ये उन्होंने किया है। और जिसको इसको बोलते हैं, एक बड़ी फेमस बुक है गुरचरण दास जी की, कि इंडिया ग्रोज एट नाइट, कि ये सब उन्होंने तब किया जब गवर्नमेंट को खबर ही नहीं थी। मतलब मुझे वो ध्यान है कि नारायण मूर्ति साहब कहते हैं कि मुझे अपना पहला कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए कस्टम्स में 6 महीने इंतजार करना पड़ा, बिकॉज मैंने कहा था कि मैं ब्राइब नहीं दूंगा, और उसके बाद भी उनको किस तरह से एनफोर्स किया गया। तो वो जमाना था, मैं लेट 80s की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने लिखा अपनी किताब के बारे में। उसके बाद गवर्नमेंट आई, रेगुलेशन किया, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन इस सेक्टर का बात ही ये रही कि उन्होंने इंडिया में इतने जॉब्स क्रिएट किए। आज एक्सपोर्ट्स में इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स इज 200 बिलियन प्लस, विच इज मोर देन जो सऊदी अरेबिया का ऑयल एक्सपोर्ट है उससे ज्यादा है, और संभाला जबकि गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं ली। तो आई थिंक ये उनकी, हमें लगता है गवर्नमेंट की हेल्प नहीं ली इसलिए संभाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्रेडिबिलिटी है उनकी, राइट। और ऐसे देश में उन्होंने इतनी मैन पावर एम्प्लॉय की, एक सेक्टर क्रिएट किया और इंडिया को लीडर बनाया। ग्लोबल लीडर है इंडिया इस आईटी सर्विसेज में। अब ये हर सेक्टर एक दौर से गुजरता है लक्ष्मण जी। ये सेक्टर एक इन्फेंसी में था, इसका ग्रोथ फेज 2000 में आया, भाविन जी ने कहा Y2K से शुरू हुआ और बढ़ा। अब ये मैच्योर सेक्टर है, और एक पॉइंट पे हर सेक्टर एक मैच्योरिटी के पास आता है, उसके बाद उसकी मैन पावर कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। इट इज नॉट द केस कि ये कंपनीज रेवेन्यू कम कमाएंगी, रेवेन्यू इनका बढ़ेगा, लेकिन अब वो 20% नहीं बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा, फेयर है। प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन मैन पावर कम होगी, और मार्केट का जो इक्वेशन है वो एक डिफरेंट है। कंपनीज करेंगी, मैन पावर कम होगा, उसमें शायद इंडिया को थोड़ा नुकसान हो, क्योंकि उतने लोगों की जरूरत नहीं होगी।
हम प्रॉफिटेबिलिटी पे बाद में आएंगे, मार्केट की चर्चा आई एम श्योर आप बाद में करोगे, लेकिन लक्ष्मण जी अब हम इस पर इतना फोकस करते हैं। मैं एक टाटा स्टील का एग्जांपल आपके सामने छोड़ता हूं, और वहां देखिए, वहां भी यही हुआ, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। टाटा स्टील की स्टील कैपेसिटी 1990 में थी 2.5 मिलियन टन्स। उसके लिए वो करीब 90,000 लोगों को एम्प्लॉय करता था। 90,000 लोग 2.5 मिलियन टन्स का स्टील बनाते थे 1990 में। आज उसकी कैपेसिटी है 25 मिलियन टन्स। कितने लोग एम्प्लॉय करता है टाटा स्टील आज? 40,000 लोग। कैपेसिटी बढ़ गई 10 गुना, मैन पावर आधी हो गई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ऑटोमेशन लाइफ का एक 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 इफेक्ट है। ऑटोमेशन हमेशा होगा, एफिशिएंसी सेक्टर्स में आएंगी, हमें उसको अडॉप्ट करना है। कई बार कुछ देशों को फायदा, आउटसोर्सिंग का फायदा हुआ इंडिया को, अब थोड़ा सा कम भी होगा तो वो तो अकाउंट में रखना ही पड़ेगा ना। ये टाटा स्टील में भी कम हुआ, उसमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। दैट्स द रियलिटी लक्ष्मण जी। आई थिंक वी शुड, एंड आईटी कंपनीज को वी शुड गिव देम क्रेडिट। उन्होंने इतने टफ एनवायरनमेंट में इंडिया को लीडर बनाया है सर्विसेज में, तो वी शुड ब्लेम देम कि इंडिया में आपने प्रोडक्ट कंपनी नहीं बनाई। इफ आई कैन जस्ट लीव विद दिस सेंटेंस, वो कहना गलत है, इंडिया का इकोसिस्टम प्रोडक्ट के लिए रेडी नहीं है, वो इकोसिस्टम ही रेडी नहीं। बिल्कुल यही इसी पे आना चाहता हूं कि प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए यहाँ का इकोसिस्टम रेडी नहीं। चूंकि भाविन शाह साहब को निकलना ऐसा मुझे बताया गया था किसी दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए, तो मैं एक सवाल उनसे ले लेता हूं, फिर वो उनको फ्री कर दूंगा, फिर हम वो चर्चा को आगे जारी रखेंगे। भाविन शाह साहब, जैसा कि आपने अनुराग सिंह जी को सुना, उनका साफ तौर से कहना है कि हर सेक्टर की अपनी एक मैच्योरिटी होती है। अब आईटी सेक्टर मैच्योर हो गया, ऐसा नहीं कि उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, ग्रोथ वैसा नहीं दिखा जैसा कि ग्रोथ पीरियड में दिखा था। तो मैं स्पेसिफिक सवाल पूछूं अपने इन्वेस्टर्स के लिहाज से, तो इन्वेस्टर्स अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं तो वही ट्रेडिशनल आईटी कंपनियों के पास जाएं, या फिर वैसे आईटी कंपनियां जो मिड सेगमेंट की आईटी कंपनियां हैं जो एआई को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रही हैं, या फिर उसकी तरफ से अपने आप ढाल लें, उधर जाना चाहिए? हाँ, तो इसके लिए थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है अभी। बिल्कुल ऐसी कुछ कंपनियां मिलेगी जिसका रेवेन्यू साइज इतना बड़ा नहीं है अभी, उसका एंड मार्केट जो है उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज है। और अगर वो कंपनियां एआई को ये जो नए टूल्स है उसको अच्छी तरह से एडॉप्ट करके कस्टमर को अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन देती है, तो उनका ग्रोथ अच्छा रह सकता है। और अगर उनका वैल्यूएशन ठीक ठाक है तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करके रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर ये कंपनियां मेरे हिसाब से छोटी कंपनियां ही ज्यादा होगी, मिड साइज से भी कम। मिड कैप जो सबसे बड़ी 4 कंपनी को निकाल दे तो उसके बाद जो आती है उन कंपनियों को भी ग्रोथ के बड़े चैलेंजेस है। लेकिन अगर उसके भी नीचे जाए तो शायद ऐसी कंपनियां मिलेगी कि जिसका ग्रोथ अभी भी अच्छा रह सकता है और शायद वैल्यूएशन इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो मतलब ये कंपनी स्पेसिफिक हो गया है। इसमें एक सवाल और आपसे पूछूं मैं कि अभी जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं एआई में, अब उनका रिजल्ट कब तक आना शुरू हो जाएगा? उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, उनके बुक पे कब दिखना शुरू हो जाएगा? रिटेलर चाहे इन्वेस्टर्स के पास कब तक ट्रांसलेट होता दिखेगा आपको? नहीं, वैसे तो काफी सारी कंपनी से हम सुनते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, स्पेशली लास्ट 2 साल से, कि एआई में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ कंपनियों के नंबर्स में भी अभी देख रहा है कि भाई एआई रिलेटेड रेवेन्यूज कितना है, और वो अगर वो सेगमेंट देखे तो उसमें ग्रोथ भी अच्छा है। तो रिजल्ट्स हमको लाइक अभी नया साल शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर, इस साल में भी ज्यादा दिखने को मिलेगा। जो भी कंपनीज है, इवन जो बड़ी कंपनी है उनके भी एआई रिलेटेड रेवेन्यूज में ग्रोथ तो होगा ही, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होगा कि जो जहां पे वो उनका रेवेन्यू कम हो रहा है उसको वो ऑफसेट कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाविन शाह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी हम लोग चर्चा को आगे जारी रखते हैं। अनिल राय जी, काफी देर से आपको इंतजार करवाया मैंने। एक सवाल कि अब हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक पे आ जाएं, तो कई सारी दिग्गज आईटी कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। उन्होंने पहले गाइडेंस दिया, अब गाइडेंस दिया है। आपको क्या लगता है, कुछ आशान्वित रहा जाए? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, अगर आपको ध्यान हो, मैं पिछले 2-3 महीने से लगातार कह रहा हूं कि आपके ही साथ इस शो पे भी मैंने कई बार कहा है कि आईटी सेक्टर से अभी दूरी बना करके रखें। उसका कारण ये नहीं कि आईटी सेक्टर हमारे यहाँ से खत्म होने वाला है। आईटी सेक्टर में मैं एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन देख रहा हूं।
देखिए, परिवर्तन जो है वो सबसे बड़ा सत्य है, और वही सत्य इस समय हम देख रहे हैं कि एआई के फॉर्म में ये जो पहले केवल बेसिक स्किल्स हुआ करती थी, वो ट्रांसफॉर्म होकर के ना अब एक मोर एडवांस बेस स्किल्स डेवलप हो रही हैं एआई के थ्रू। तो अब वो कंपनियां या वो लोग जिनके पास ट्रेडिशनल स्किल है, सिंपल कोडिंग स्किल है, वो लोग, उनकी स्किल ऑब्सोलीट हो रही है। एआई जो है ट्रेडिशनल स्किल्स को ऑब्सोलीट कर रहा है, लेकिन नई नई स्किल्स के लिए नए मौके दे रहा है। बहुत से ऐसे नए नए समझ लीजिए कि रोल्स और अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं। मैं अभी देख रहा था कि अब सिंपल कोडर के बजाय जो है प्रॉम्प्ट स्किल जो है कि कितना बढ़िया आप प्रॉम्प्ट दे पाते हैं, जिससे कि एंड यूज अच्छा निकल के आया जाए, क्योंकि कोडिंग तो वो कर लेगा, लेकिन उससे आप करवाना क्या चाहते हैं वो आपके माइंड में बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट को लेकर के बड़ी अच्छी सॉफ्ट स्किल डेवलप हो रही है। इस तरीके के बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। अब रही बात हमारी इंडियन कंपनीज की, तो सबसे बड़ा इनको जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है जो स्किल्ड लेबर आर्बिट्रेज हुआ करता था, यानी कि अमेरिका में बैठे लोग जो है वहां के कोडर ज्यादा फीस चार्ज करते थे और इंडिया में बैठ करके यहाँ के लोग कम पैसा लेते थे, तो वो या तो वहां जाके प्रोजेक्ट पे काम कर लेते थे। अब ये गैप जो है ना, ये एआई फिल कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं इनको नुकसान हो रहा है। अब ये जो रिजल्ट निकले इनमें आपने देखा है कि ये सिंगल डिजिट इनकी ग्रोथ हुई है। इस बार जो है ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ गई है, जबकि आईटी सेक्टर हमेशा डबल डिजिट और लगभग 20% प्लस के ऊपर की हम एक्सपेक्टेशन रखते थे। तो जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन गिरेंगी, परफॉर्मेंस गिरेंगी, तो वैल्यूएशन प्रेजेंट लेवल पे भी महंगे होते चले जाएंगे, और वही हो रहा है। आईटी सेक्टर अपने पूरा इंडेक्स जो मैं देख रहा था पिछले 5 सालों के सबसे लोएस्ट लेवल पे इस समय है, और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% नीचे गिर चुका है। ये 40% नीचे गिरने के बाद भी हम लोग अभी भी अट्रैक्टिव हम लोगों को नहीं लग रहा है। सुनील सुरन साहब, अपने कंपनियों के रिजल्ट आपने देखे होंगे, मैं थोड़ा सा उसको लेके जानना चाह रहा था कि उनके गाइडेंस, उनके अभी तक के कमेंट्री आपको कितना एक्साइट कर रहा है? नहीं, मुझे एक्साइट नहीं कर रहा है, बिकॉज देखिए बात क्या है कि एक स्टडी स्टेट ग्रोथ का और एक रिस्क बेस्ड लोअर गाइडेंस। आप तो कम से कम ऐसा मत बोले सुनील जी, आप तो बड़ा एक्साइटेड रहा करते थे एक समय में आईटी को लेकर। मैं कंपनीज के बारे में एक्साइटेड हूं, मगर नॉट दी अर्निंग्स दिस क्वार्टर में इसने दिखाया, वो तो असलियत को हम भूल नहीं सकते ना, कि हर कंपनी हेज कर रही है अपनी बेट्स को, एआई बेट्स को। बातचीत में ये पीआर का बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए एआई जैसे बीस्ट है जो अटैक कर रही है इनको उसको, जो हमारे साउथ में तमिलनाडु में एक होता है जल्लीकट्टू करके, यानी एक जो सांड होता है ना, उसको पकड़ के उसके ऊपर बैठ के उसको कंट्रोल करना, हर पोंगल में वो होता है। तो उनको एआई को सांड की तरह उसको पकड़ के काबू में लाना है और दिखाना है कि हम कर रहे हैं। क्या है कि काम हो रहा है बैकएंड में, मगर वो जो गाइडेंस की बात करते हैं, एक्शंस की बात करते हैं, वो एक फ्रंट फुट पे आके बैटिंग नहीं कर रहे हैं। वही मेरा डिसअपॉइंटमेंट था कि ये लोग अभी भी एआई को एक चीज जिसको अभी इग्नोर कर रहे हैं और काम चल रहा है, वो बात गलत है। क्योंकि इनको एग्रेसिवली एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कि एआई के लिए ये तैयार है एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट फुट में, और सेकंड इज एक्शंस में भी कुछ बहुत बड़ा कोलैबोरेशन, बहुत बड़ा एक्विजिशन, कुछ न कुछ कैश इतना पड़ा है इनके पास, वो एक स्ट्रॉन्ग नहीं, अभी भी वो ट्रीट कर रही हैं जैसे, मैं मानता हूं कि मेंढक जो पानी में डालते हैं आप, टेम्परेचर उसका हर दिन 1-1 डिग्री बढ़ाएंगे तो वो महसूस नहीं करता है कि वो मर रहा है, मगर एक दिन तो मर ही जाएगा। तो ये लोग जो से ट्रीट कर रहे हैं एआई को, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। काम चल रहा है। सेकंड बात मैं कहूंगा कि देखिए ये वैल्यूएशन की बात कही अनिल जी ने, वही देखिए कि ये वैल्यूएशन का कारण ही उनका सक्सेस ही इनका फेलियर है। पोस्ट कोविड में जो वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ था वाज बिकॉज एवरीबॉडी थॉट के कोविड के पोस्ट जमाने में इंटरनेट और आईटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब पूरी आईटी कंपनीज के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उनकी वैल्यूएशन एक स्टेडी स्टेट सेक्टर से एक ग्रोथ सेक्टर में बदल के वो वैल्यूएशन मिला। अब वो वापस आने में जब तक ये एआई की सांड को मोड़ नहीं लेते वो नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा ये वैल्यू जोन में रहा है, ग्रोथ का जोन में नहीं है। और स्पेसिफिक कंपनी जो ऐसी काम करके उसका प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन देती है इन्वेस्टर्स को, वही आगे बढ़ेगी। और फाइनल में एक पॉइंट कहूंगा कि अनुराग जी ने बहुत बढ़िया किया कि उन्होंने बहुत जॉब क्रिएशन किया, ये किया, बट मैं मानता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक जब चुने कंपनी, मैं उस कंपनी को चुनूंगा जो ज्यादा ले ऑफ कर रही है, अपना फ्रेश रेगुलर हायरिंग को कम करा रही है और खाली एआई स्पेसिफिक हायरिंग कर रही है। ये एक कड़वी
जवाब होगा, मार्केट को पसंद नहीं आएगा, मगर उनको करना ही पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा, तभी एक ग्रोथ इन्वेस्टर उनकी ओर देखेगा। तो ये मेरी रिस्पांस है कि वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। देखिए, इंफोसिस की गाइडेंस, एक कंपनी की गाइडेंस की बात कर रहे हैं, पहले था 2 से 4, अब बॉटम को उन्होंने 1.5 कर दिया, तो टॉप को वैसे ही रखा है। यानी इन केस थिंग्स डोंट गो वेल, ये ऐसी सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच से काम नहीं चलेगा भैया। वो ही मेरी प्रॉब्लम है कि ये प्रॉपरली नहीं हैंडल कर रहे हैं फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। असलियत तो उनको पता है, उनको रोज उसका पता है। और फाइनल एक पॉइंट कहूं मैं इसलिए अभी भी पॉजिटिव क्यों हूं इस सेक्टर में, क्योंकि एआई इज अ रेवोल्यूशन जो पूरी दुनिया के सभी सेक्टर को इंपैक्ट करने वाला है। और जो आईटी कंपनी एआई कंसल्टिंग में जाके उस कंपनी को असिस्ट करे कि एआई का आप अपनी कंपनी में ऐसा इस्तेमाल कीजिए, वो विनर होगा, भयंकर विनर होगा। मगर वो उसके लिए उनको एआई को एक प्रोएक्टिवली अप्रोच लेना है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग लीजिए, बैंकिंग लीजिए, कंज्यूमर लीजिए, हर जगह पे एआई का काम होता है। और वो कंपनियां एआई को देखकर अपनाने की कोशिश करेगी। मगर जैसे कंप्यूटर में अनुराग भी बताएंगे इसके बारे में, ओरिजिनल वर्ड्स क्या था, 4 लेटर वर्ड, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हर यूजर कंपनी को पता नहीं कि कैसे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे किया जाए। तो आईटी कंपनीज में वो बहुत बड़ा मौका है, मगर सैडली कौन सी कंपनी उसको सही तरह से इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगी, ये आज क्लैरिटी नहीं है। जैसे आगे क्लैरिटी हम पेश कर सकते हैं। आपको क्लैरिटी है क्या अनुराग जी? क्लैरिटी किस बारे में लक्ष्मण जी? कि कौन सी कंपनी एआई का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगी, कौन सी नहीं बढ़ेगी इंडिया में? वो सुनील सर अभी कह रहे थे। हाँ, इंडिया में। हाँ, नहीं, वो सभी इस्तेमाल करेंगी, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। दे आर वेरी स्मार्ट कंपनीज, वेरी अडेप्टेबल। एक ही तो बात है ना, हमने ये कहा कि अब वो जो 4-5 लाख की मैन पावर एम्प्लॉय करते हैं वो प्रोबेबली पीक हो गया है और वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। जैसे मैंने इनका एग्जांपल दिया, राइट? अब ऑरेकल का भी देखिए 20% ले ऑफ कर दिया। मेटा का हर बार रेवेन्यू 15-20% बढ़ रहा है, लेकिन वो मैन पावर वो वापस 70 पे ही ले आता है। 70,000 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है 5 साल से, राइट? 3-4 साल से। तो बेसिकली इंडियन कंपनीज भी वही करेंगी। एआई का एडॉप्शन होगा। हमारे लिए नेगेटिव सिर्फ क्या है, जैसा मैंने टाटा स्टील में बताया कि वो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए थी वो स्कटल होती है उससे ओवरऑल कंजम्पशन, रियल एस्टेट, वहां पे थोड़ा फर्क पड़ता है। मार्केट का ये अच्छा खासा, एक जमाने में तो खैर 20% के उस ऊपर वेटेज था इसका, अब ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो वो है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए ना कि ये सारे जॉब्स तो इंडिया की इकोनॉमी के जॉब्स थे ही नहीं। एक पॉइंट पे जब पीक अर्निंग्स 30-40% फार्मा आईटी से आती थी, वो तो इंडियन इकोनॉमी की अर्निंग नहीं थी, वो तो हम बाहर से डॉलर क्या एक्सपोर्ट करके जॉब्स को ला रहे थे इधर। तो एट सम पॉइंट अभी फोकस इज बैक ऑन के इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, वो जॉब्स करें, क्योंकि ये तो हमेशा नहीं चलता। बट दीज कंपनीज विल अडैप्ट। बट ये थोड़ा रिसीविंग एंड पर है, इनके मार्जिन ऐसे भी ज्यादा नहीं होते हैं, बट दे हैव बिकम वेरी बिग नाउ। अब ये सुनील जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ये डिविडेंड कंपनीज बन गई हैं। आप उनको डिविडेंड स्टॉक की तरह देखिए, प्राइस भी ठीक आ गया है और मल्टीपल्स भी ठीक हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको मैं एक चीज पूछना चाहता हूं अनुराग जी, जब इनके पास कैश है, कैश पे बैठी हैं, तो डिविडेंड दें, बोनस दें, इसकी बजाय आप कुछ ऐसा काम करिए ना ताकि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में फायदा हो। नहीं, ये कहना बहुत आसान है। ये वो हो गया लक्ष्मण जी के, गवर्नमेंट बोलती है कि प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा। यार उनको ज्यादा समझ है। ये सारी कंपनीज का मार्केट कैप मिला करके एक कंपनी उससे डबल मार्केट कैप पे बैठी हुई है। एंट्रोपिक का मार्केट कैप और ओपन एआई का मार्केट कैप तकरीबन 1 ट्रिलियन जा रहा है अनलिस्टेड मार्केट में। ये सारा पूरा इंडियन आईटी सेक्टर 200-300 बिलियन का मार्केट कैप है। तो ये पूरा अपने आप को भी बेच दें तो भी नहीं खरीद पाएंगी कुछ भी। तो ये कहना कि वो अब ये आईटी कैपेबिलिटीज जाके खरीद लेंगी, ये लक्ष्मण जी ऐसा कब हुआ है हिस्ट्री में कि इंडियन कंपनीज हैव गॉन एंड बॉट ओवर अमेरिकन कंपनीज एंड कम आउट वेरी सक्सेसफुल आउट ऑफ इट? ये कभी भी नहीं हुआ है। और इंडियन कंपनीज ने जब भी ग्लोबल कंपनीज खरीदी है वो हमेशा गड्ढे में गई हैं। वो टाटा ने कोरस को एक्वायर किया, बैड एक्विजिशन, राइट? हमेशा लॉस मेकिंग किया है, गलत टाइम पे। ये इतना नहीं है इनके पास रेवेन्यू कि ये कुछ खरीद लेंगे। ये अडेप्ट करेंगे, ये स्मार्ट बनेंगे। बट हम इनको क्यों सिखा रहे हैं इनका काम? इनका काम आता है हमसे बेहतर। इन्होंने उस इंडस्ट्री को तब हम तो इसलिए सिखा नहीं रहे, हमें तो क्यूरियोसिटी है ताकि हमारे पैसे लगे हुए हैं, मतलब इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं। तो अनिल जी, कुछ जो हमारा काम है पोर्टफोलियो को सेटल करना और
अपने हिसाब से महंगा तेज देखना। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि 40% गिरने के बाद भी ये वैल्यू नहीं बनी है। ये पूरे इंडियन मार्केट की कहानी है। बेसिकली मैंने आपके शो पे कहा था कि पूरा सारे स्टॉक्स 50% हो जाए तब भी फेयर वैल्यू पर ही आएंगे वो। तो वो हमारा काम है, वहां पर हम रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। हम इनको अपना बिजनेस नहीं सिखाएंगे आईटी कंपनीज को। दैट्स हाउ आई थिंक। अनिल जी प्लीज। अनिल जी कुछ बोलना जी चाहते लक्ष्मण जी, देखिए मैं सरल भाषा में कहूंगा, जो दर्शक हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको समझाने के लिए कि इस समय देखिए इंडिया में या आईटी सेक्टर की वही कंपनीज आगे बढ़ेंगे और उन्हीं में निवेश करना चाहिए जो एआई को एक टूल की तरह, एक थ्रेड की तरह नहीं, एक टूल की तरह यूज करके उसको या तो कंसल्टिंग के थ्रू या उसमें कोई नए और प्रोडक्ट बना करके उससे अपने रेवेन्यू बढ़ाएं। उस मॉडल पे जो चलेगा वही यहां पर आगे बढ़ पाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं वो शायद अब उनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, और कहते हैं जो बड़ी कंपनी है उसको चेंज होने में बड़ा टाइम लगता है। जो स्मॉल कंपनीज है वो तुरंत अडॉप्ट कर सकती हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज है उनका सेटअप बहुत बड़ा, उनको चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जो मौका है वो स्मॉल और मीडियम में ज्यादा है, और वहां पर ध्यान रखें और ये बहुत बड़ा मौका मैं कहूंगा कि एआई को एक टूल की तरह यूज करें, ना कि उसको एक थ्रेट की तरह। स्मॉल और मीडियम में वहां पे मौका ज्यादा है। सुनील सुब्रमण्यम साहब। और एक और कहूंगा लक्ष्मण जी, यहां पर देखिए बहुत से स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, जैसे हो गया डिफेंस हो गया, या फिर एग्रीकल्चर हो गया, या एजुकेशन हो गया। इनमें जो आईटी कंपनी जो एआई को यूज करके नए टूल्स बनाएंगे ना, वो बहुत तेजी से सक्सेसफुल होंगी। इस तरीके के बहुत से एवेन्यूज खुलेंगे। सर ये कुछ एवेन्यूज जो अनिल जी बता रहे हैं, साथ में एक सवाल और पूछ लूं मैं, अभी भी कोई इन्वेस्टर अगर बना हुआ है आईटी सेक्टर में, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, मान चलता चाहिए इस कंपनी को तो हमने बहुत सुना जी, बहुत बड़ी कंपनी, चलो जी पैसा लगा देते हैं, मतलब एक आम दिमाग से चलते हैं। तो जो लोग कुछ ऐसी बड़ी कंपनियों में, ट्रेडिशनल दिग्गज कंपनियों बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं, तो वो अब रहें कि नहीं, अभी भी निकलने का उनके पास मौका है। और दूसरा कि जो मिडिल साइज, स्मॉल साइज जो कंपनियां, वहां पे अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? नहीं, मैं थोड़ा अलग राय कहूंगा इधर भी। देखिए, स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में जरूर स्फूर्ति और एक क्विक रिएक्शन टाइम और ये सब करने की क्षमता है, मगर वैल्यूएशन में अभी भी वो बहुत महंगे हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। आप देखें, अभी भी डिफरेंस बिटवीन मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी में ऑलमोस्ट 2x का है। तो ये वैल्यूएशन मेरे लिए मिड और स्मॉल कैप में जस्टिफाइड नहीं है। कंपनी स्पेसिफिक होना होगा। ये अभी समझ रहे हैं कि सभी मिड और स्मॉल कैप कंपनी एआई को अडॉप्ट करके आगे बढ़ेंगे, और इसलिए उधर उतना करेक्शन नहीं हुआ जितना बड़े दिग्गज में हुआ है। तो ये भी गलत चीज है कि पूरी मिड और स्मॉल कैप इसको संभालेगी, नहीं। कंपनी स्पेसिफिक होगा, यू टू बी वेरी। तो स्मार्ट इन्वेस्टर होना चाहिए रिटेल को। और स्मार्ट किस तरीके से? एक, जैसे मैंने कहा, जिसकी बैड न्यूज आती है इन टर्म्स ऑफ ले ऑफ्स। कोई कंपनी कहती है मैं इतना ले ऑफ कर रहा हूं, वो बैड न्यूज होगा जनरली परसीव्ड, पर वहां जाके खरीदारी करें। नंबर 1। नंबर टू, हर स्मार्ट इन्वेस्टर के पास आपको एक एलोकेशन होना चाहिए वैल्यू और ग्रोथ। खाली ग्रोथ को लेकर झंडा पकड़ के ऊपर जाऊंगा नहीं लेना चाहिए। हर इन्वेस्टर को अपनी रिस्क कैपिटल के हिसाब से एक वैल्यू और ग्रोथ की कॉम्पोजिशन होना चाहिए, और आईटी को उनको ग्रोथ से वैल्यू में शिफ्ट करना चाहिए। वो है दूसरी बात। और तीसरी बात मैं कहता हूं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को एक लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्टॉक्स होनी चाहिए या म्यूचुअल फंड होनी चाहिए, एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल होनी चाहिए। उस टैक्टिकल में आईटी का प्ले अभी भी बनता है, बिकॉज समटाइम्स ओवर रिएक्ट करता है। क्योंकि ओवरऑल देखिए, एज एन इंडियन इन्वेस्टर आपको एक टेलविंड जो आईटी में है, जो बाकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में भी है, वो है रुपये का डिप्रिसिएशन। अब रुपये 94 पार कर चुके हैं। मैं 1 ईयर फॉरवर्ड प्रीमियम देख रहा था तो 9750 का दिख रहा है रुपये का एंड ऑफ द ईयर। तो डेफिनेटली रुपये अर्निंग्स में वो एक कुशन, तो 3 to 4% ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ रुपये के कारण उनकी रुपये ईपीएस में बढ़त दिखेगी। वो एक सपोर्ट सिस्टम है। कांस्टेंट करेंसी में ही प्रेशर आ जाएगा। तो उस हिसाब से टैक्टिकली जब भी रुपये वीक होते हुए दिखता है, थोड़ी आईटी का सपोर्ट आएगा। अभी पिछले 2 दिन में नहीं आया, बिकॉज रिजल्ट्स पे इतनी नाराज कर दी, तो फार्मा सेक्टर ने इसका पॉजिटिविटी उठा लिया, बट आईटी ने नहीं उठाया। ये डिप्रिसिएशन की स्टोरी। मगर जब सिचुएशन स्टेबलाइज होती है, ये अर्निंग्स को भूल जाते हैं लोग, तो वापस जब भी रुपये के एक डिप्रिशिएटिंग टेन्योर, तो एक टैक्टिकल प्ले के तौर पर, और डेफिनेटली उतना अर्निंग्स तो आएगा इनके रुपये बेसिस पे। तो स्मार्ट इन्वेस्टर has to have all of these features: growth plus value, smart stock picking, buying when the news is bad, और तीसरा एक टैक्टिकल एलिमेंट भी रखना चाहिए जिसमें आईटी का एक प्ले हो सकता है स्पेसिफिकली। लक्ष्मण जी, एक चीज मैं यहां शेयर करना चाहूंगा
ये जैसे सुनील जी ने कहा ना कि जो रूपी डिप्रेशन है, यही थोड़ा सा मेरे लिए चिंता का विषय है कि रूपी डिप्रेशन होने के बावजूद अगर आप देखें तो इंडेक्स अपने एकदम पूरे 4 साल के लोएस्ट, 5 साल के लोएस्ट लेवल पर चल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि साथ में अब देखिए ये निफ्टी के वेटेज में ये है, क्योंकि जितने भी इंडेक्स फंड हैं वो अभी रिडीम होना शुरू नहीं हुए, वो उनको अभी भी खरीदारी उनकी चलती रहती है। अगर आप इंडेक्स फंड में लगाएंगे तो आईटी के शेयर भी उसमें खरीदे जाएंगे। उसके बाद ये कंडीशन है। अब समझिए कि अगर इसका मतलब जो पेन है ना वो जितना दिख रहा है उससे ज्यादा गहरा है। जो रियल पेन है वो जो जितना चार्ट पे दिख रहा है उससे ज्यादा गहरा है। इसके बावजूद कि रूपी डिप्रेशन है, फिर भी अगर आप देखें तो आईटी इंडेक्स में मुझे कहीं से कहीं कोई खरीदारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। चार्ट पर वो लगातार गिरता जा रहा है। एक महीने में जितना आईटी ने रिकवर किया था, 3 सेशन में पूरा का पूरा चला गया, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। वो क्या सिर्फ रिजल्ट की वजह से? जी एकदम, ये जो रिजल्ट आए हैं उसकी वजह से अगर देखें तो एचसीएल टेक तो मतलब 15% 3 सेशन में गिर गया और जबरदस्त मतलब 5 से 10% की एवरेज गिरावट इस तरीके से आ रही है। तो ये जो पेन है ना वो जितना दिख रहा है उससे ज्यादा गहरा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वही बात है कि आईटी डिप्रेशन, रूपी डिप्रेशन के बाद भी इसको कहीं से इसको संभल नहीं रहा है। और साथ में जो जबकि इंडेक्स फंड का भी सपोर्ट इसको मिल रहा है, एसआईपी के फॉर्म में इंडेक्स फंड में लगातार खरीदारी हो रही है, फिर भी ये गिरावट है। तो ये थोड़ा सा मुझे चिंताजनक लग रहा है कि दर्द जो है, जो पेन है वो जितना समझ में आ रहा है उससे ज्यादा है। कहीं आइसबर्ग जो है जितना टिप दिख रहा है, नीचे कुछ और बड़ी चीज हो सकती है। अनुराग सिंह जी, ऐसा कुछ आप फील कर पा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, देखिए ये हम ऐसे डरते रहेंगे हर समय तो फिर तो कोई, मेरे ख्याल से ये कंपनीज, हम एफएमसीजी कंपनीज हैं, यूनिलीवर, नेस्ले, इन सबको 100 के मल्टीपल भी दे देते हैं। बट क्यों देते हैं? क्योंकि डिपेंडेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है। ये कंपनीज कोई खत्म नहीं होने जा रही हैं, इतना मैं श्योर कर सकता हूं इन्वेस्टर्स को। ये रीजनेबल कंपनीज हैं, सॉलिड कंपनीज हैं। तो अब वही जिसको बोलते हैं बैड न्यूज और बैड प्राइसेस, गुड प्राइसेस सब तो साथ में नहीं आते। तो बैड न्यूज है तो गुड प्राइस है। अब आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इसमें, देखिए इंडिया के लिए मेजर सेक्टर है, आप इसको इग्नोर कर देंगे, अब लोग बातें करने लगे कि इसको इंडेक्स से निकाल दीजिए, तो इंडेक्स में क्या भरें, फिर तो और महंगे महंगे आप खरीदते रहेंगे, जो बाकी आपने मिड कैप को महंगा किया वो तो आई थिंक एट सम पॉइंट मैं इतना फियरफुल नहीं हूं इन कंपनीज के बारे में। ये गाइडेंस खराब आ गई इस समय, पिछले क्वार्टर तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनीज हेजिटेट कर रही थी। बट बिग पिक्चर हमने आई थिंक ऑडियंस को समझा दी है कि बिग पिक्चर ये है, डोंट एक्सपेक्ट कि ये क्विकली 4000 के प्राइस पे जाएगा टीसीएस एंड ऑल दिस, ये सब उतना जल्दबाजी में नहीं होगा। और एफआईआईज ग्रेजुअली इसमें बेचेंगे, लेकिन बने भी रहेंगे बिकॉज डिविडेंड इनकम सॉलिड है। डोंट एक्सपेक्ट दीज कंपनीज विल बिकम एआई कंपनीज टुमारो, ये वो सब करने की जरूरत नहीं। ये जो अपना काम कर रही है वो सॉलिड काम करेंगी। दीज आर फेयर कंपनीज नाउ। अब देखिए प्राइस, लक्ष्मण जी हम तो काफी सालों से डिस्कस कर रहे हैं और 2 साल से, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं कि मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था। देखिए अब ठीक आ गया प्राइस, अब वो 40 के 50 के मल्टीपल खराब थे इनके लिए, पर वो, अब मैं कह रहा था देखिए यहाँ मेटा आपको 22 के मल्टीपल पे मिलता है, 25 के मल्टीपल पे माइक्रोसॉफ्ट मिल जाता है, हम टीसीएस को 40 पे लगाए हुए हैं। अब टीसीएस 18 पे आ गया है, 16 पे ट्रेलिंग पे, 16-17 पे इन्फोसिस आ गया है। अब भी डरेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। अब ठीक है, बट खतरा वहां है। अब देखिए मार्केट का खतरा पर्सपेक्टिव की बात है, ये जो स्मॉल कंपनीज है वहां खतरा है। मैंने ट्वीट किया, आज रीट्वीट किया, ये दिसंबर का बात है, कंपनी कॉल्ड कोफोर्ज, कुल मिला के 1 बिलियन का सारा रेवेन्यू नहीं है उसका। 1 बिलियन की कंपनी का, एक तो 4-5 बिलियन का उसको हमने वैल्यू कर रखा था, उससे ज्यादा आई थिंक 5 या 6 बिलियन वैल्यू कर रखा था। उस कंपनी ने 500 बिलियन का क्यूआईपी रेज कर दिया उस प्राइस पे, और एक 1.8 बिलियन के स्टॉक्स इशू करके एक नई कंपनी को एक्वायर कर लिया अपनी साइज की। ये क्या खेल चल रहा है? तो यही खेलों से बचना होता है। ये मिड और स्मॉल सब रिलायबल नहीं है प्लेयर्स, इनसे बचना चाहिए। वहां पर लोग गंवा देंगे इन द नेम ऑफ कि देखिए ग्रोथ आ रही है। ये बहुत छोटी कंपनीज है, वी शुड नॉट रिलाई। आई हैव अ डिफरेंट व्यू, बट ठीक है, मार्केट के बहुत लोग कहते हैं कि मिड एंड स्मॉल में अब जाइए। वो खेल का तो क्या नतीजा होता है आप अब लोग खुद देखते ही हैं उसमें। दैट्स वेयर आई स्टैंड लक्ष्मण जी। सुनील जी कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, नहीं, मैं एक दो चीज, एक तो अनुराग जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो कह रहे हैं मिड एंड स्मॉल के, वही बात मैंने भी कही। मगर अनिल जी से मेरा एक छोटा चीज है कि ये ऑलरेडी हो चुका रुपी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं था, उसको नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट फ्यूचर की बात करती है। फ्यूचर में अगर डिप्रिसिएशन होगा तो आईटी के लिए खास अर्निंग्स ग्रोथ, रुपी अर्निंग्स ग्रोथ की सपोर्ट मिलेगी। और मेरा मानना है कि एफआईआईज के लिए
कि आज एफआईएस का माहौल इंडिया के बारे में तेल की दाम बढ़ने के कारण नेगेटिव है, मगर अगर वो 1 साल के निवेश में इंडिया में सोचे और उनको इंडियन रुपी का वीकनिंग का स्टोरी का अगेंस्ट हेज चाहिए, तो वो आईटी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है इंडियन आईटी का। जैसे अनुराग जी कह रहे थे, अनुराग जी भी एक एफआईआई है, तो उनकी तरफ से देखिए एक वैल्यू सपोर्ट जोन में आईटी है, लार्ज कैप आईटी। सेकंड चीज क्या है कि देखिए एक उनको जो भी इमर्जिंग मार्केट में उनको एक डाउट होता है हर कंपनी के नंबर्स के ऊपर, क्या ये कुछ गोलमाल कर रही है नहीं कर रही है, वो एक, मैं गोरे लोग नहीं कहना चाह रहा हूं मगर बाहर वाले लोग के लिए एक होता है कि क्वालिटी ऑफ डेटा, वेरासिटी, उसको चेक करना है क्या है, ऑडिटिंग से या नहीं है। मगर आईटी कंपनीज के बारे में उनके बायर्स जो होते हैं वो सब उनके कस्टमर होते हैं, एक वैलिडेशन उनको मिल जाता है, इसलिए उनकी कंफर्ट। अभी नेस्ले और यूनिलीवर की बात उठाई, क्यों? क्योंकि नेदरलैंड्स में उनको पता है कि पेरेंट कंपनी कैसी डील कर रही है, एक कंफर्ट उनको मिलता है उनमें इन्वेस्ट करने में। वैसे ही आईटी के बारे में, क्योंकि बायर्स उनके पास कोई लफड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक कंपनी उधर खरीद रही है वो कॉन्ट्रा उधर चेक करते हैं, तो एक कंफर्ट जोन होता है। तो मेरा मानना है कि फ्यूचर रुपी डिप्रिसिएशन को हाथ में रखते हुए और ये कंफर्ट जोन रखते हुए एक वैल्यू बाइंग एफआईएस की तरफ से, जब एफआईएस का रुख इंडिया की ओर बदलता है, अब ऑयल के कारण एक नेगेटिव व्यू है, इसलिए इमीडिएट फ्यूचर की नहीं बात कर रहा हूं, पर जब ये वॉर खत्म होता है, स्टेबिलिटी होती है, तब डेफिनेटली आईटी एक पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स इंटरनेशनल के लिए एक अच्छा एक पिक होगा। और नेचुरली वो जितना ग्रोथ कैपिटल के लिए था उतना नहीं होगा, मगर जैसे वहां पे पेंशन फंड्स होते हैं जिसको रेगुलर इनकम चाहते होता है, वो पूल ऑफ कैपिटल आईटी की ओर आ सकता है। तो इसलिए मैं उतना नाराज नहीं हूं कि अरे रुपी डिप्रिसिएशन का बात कुछ दिखा नहीं, फ्यूचर में रुपी डिप्रिसिएशन की बात की वो कर रही है ना, तो वहां पे जरूर एक बाइंग सपोर्ट मिलेगा मेरे ख्याल में। तो मेरा अभी भी व्यू है कि लार्ज कैप इज बेटर देन मिड एंड स्मॉल कैप, जैसे अनुराग जी भी कह रहे थे। बिल्कुल। दरअसल हम लोग छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। बहुत ही दिलचस्प चर्चा हो रही है, ताकि आईटी सेक्टर पर जो लोग नजर बना के बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स खास तौर से, उनको पूरा 360 डिग्री व्यू यहाँ पे मिल जाएगा। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करें कि आईटी सेक्टर में क्या किया जाए अगर आप आईटी सेक्टर के निवेशक हैं तो, जो कि बहुत ही अहम मोड़ पे पहुंच चुका है। ब्रेक पे जाने से पहले कमोबेश एक राय निकल कर तो इतनी आई कि आईटी सेक्टर को लेके पहले जितना आप उत्साहित रहा करते थे, पहले जितने रिटर्न की उम्मीद करते थे, शायद उतना ना करें, लेकिन अब आईटी सेक्टर ठीक ठाक वैल्यूएशन में पहुंच चुका है। पी और मल्टीपल का हवाला देकर अनुराग सिंह साहब कहे थे। अनुराग सिंह साहब, मैं आप ही से शुरू करूं दोबारा कि आप दो चीजें कह रहे हैं कि पहले इसके मुकाबले अब काफी यहाँ का वैल्यूएशन ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल दूसरी बाहरी कंपनियां उनके मुकाबले अभी भी ज्यादा है। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करें कि नहीं अब इंडिया का ठीक है? और दूसरा एक सवाल मैंने पूछना भूल गया था, पूछा तो मुझे याद नहीं है कि रुपये की बात जो कर रहे हैं सुनील सुवर्णम साहब, वो अभी के आईटी के डाउनफॉल में उसका योगदान कितना है और रुपये का आउटलुक को देखते हुए कितना उत्साहित रहा जाए? एड्रेस करते हैं लक्ष्मण जी। देखिए, इतने टाइम से कह रहे हैं मार्केट्स महंगे हैं। एक सेक्टर जो कि अब आधा वैल्यूएशन पर आ गया है, वो ठीक वैल्यूएशन पर आ गया, लेकिन बातें इंडियन मार्केट में क्या चल रही है, यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको तो निकालो, इसको इंडेक्स से भी निकालो। एकदम ऑपोजिट सोचना है इन्वेस्टर्स ने इसका। आपने जो पिछले 4-5 साल से आप माल खरीद रहे हैं, वो बहुत डबल प्राइस पे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं प्रमोटर आपको, आप खरीदे जा रहे हैं। गलत स्ट्रैटेजी है। अब ये राइट प्राइस पर आ गया, अब आप इसको खरीदना है, लेकिन लोकल क्लैमर क्या चल रहा है कि इसको तो इंडेक्स से ही निकालो, ये तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। भाई अंडर परफॉर्म, आप चीज महंगे खरीदते जाएंगे एक पॉइंट पे, तो वो कुछ टाइम ओवर परफॉर्म करेगी, लेकिन सामान तो महंगा ही रहने वाला है, वो जैसा आईटी में दिख रहा है। तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री एंड एनकरेज इन्वेस्टर्स के अब एक ही सेक्टर है भाई जो ठीक पे आ गया है प्राइस पे, तो आप उस पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से रह सकते हैं। लक्ष्मण जी, बहुत ही एक मिनट, इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात आपने कही, ये जो है बदल गया रोल। दरअसल सुनील सुवर्णम वाला रोल आपने ले लिया यहाँ पे, ये पहले क्या करते लेना आपको, तब आप करेंगे वैल्यूएशन आकर्षक हो गया, ठीक है। और ये और रखिए कि 10-15% गिरेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एफआईआई का स्टेक है। बाकी जो लोग लोकल मार्केट में, मैं पूरे इंडिया की चर्चा सब सुन रहा था, सब कह रहे थे अब इनको इंडेक्स से भी निकालिए और बाकी कंपनीज लाइए। उन कंपनीज में तो 75% प्रमोटर होल्ड करके बैठे हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि क्यों उनकी बातें चल रही हैं कि इनको इंडेक्स में लाइए ताकि अब एसआईपी मनी यहां पे खर्च हो। ये सब बेकार की एडवाइस जो चलती है ना, कई बार
देखिए आपके यहाँ लक्ष्मण जी बहुत समय से मैं आ रहा हूँ, आगे भी ये हमारा ये रिलेशनशिप चलता रहेगा, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, बट यू कैन गो बैक एंड रिविजिट द वीडियोस। इन सब से आपका फायदा नहीं हुआ है पिछले 4-5 साल से, इन्वेस्टर्स को महंगा खरीदने से लाभ नहीं हुआ है। और ये अब उनको समझना चाहिए कि ये जो टोटल क्लैमर सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स को ना सुने, थोड़ा बाहर की आवाजें भी सुने एंड थोड़ा सा बैलेंस करिए नजरिए को। अगर पिछले 2 साल से इसीलिए तो आपको इनवाइट करता हूं अपने शो में। नहीं बिल्कुल, और मैं बिल्कुल उसका सम्मान करता हूं लक्ष्मण जी कि ये आप हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही वॉइसेस, देखिए वही रेट है ना, फॉरेन इन्वेस्टर लगातार बेच रहे थे, आप इंडियन इन्वेस्टर लगातार खरीद रहे थे, वही मार्केट था ना। नजरिया बैलेंस करना चाहिए, इन्वेस्टिंग में एक तरफा तेजी नहीं होती है, राइट? तो वो एक समझना होगा। रुपी पर आपने छोटा सा बोला, देखिए रुपी का एक प्रॉब्लम था, वो भी देखिए, ये भी चर्चा में काफी बहुत बहुत कम आवाजें रहती हैं मीडिया पे, तकरीबन सब लोग कह रहे हैं ये तो रुपी फॉरेन इन्वेस्टर्स गिरा रहे हैं, ये साजिश चल रही है, मीडिया की साजिश है। मैं 1-2 साल पुराने भी डिस्कशंस हैं, मुझे भी पता है, इंडियन रुपी अगर 95 से नीचे था, वो आरबीआई ने उसको 81 से 83 पे रोका हुआ था 2 साल तक, लगातार डॉलर सप्लाई करके। उस समय बहुत सारे इंडस्ट्रियल घरानों ने बहुत इंपोर्ट्स करने थे उनको। अब ये कंट्रोवर्शियल बातें, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती आप एक रुपी को कंट्रोल करेंगे, वो ठीक नहीं होगा। अब रुपी इज गेटिंग टू द राइट लेवल, 95 से 100 के बीच में ठीक लेवल है वो। अब वो स्टेबलाइज हो जाएगा, 3% डिप्रिशिएट करेगा हर साल तकरीबन, ऐसा लगता है, अनलेस ये एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना कर दे तो, राइट? तो ये बैलेंस व्यू है। आई थिंक ये हेल्प करता है आईटी कंपनीज को, राइट? और ये हमेशा ही हेल्प करेगा, बिकॉज उनकी इनकम तो डॉलर में है, उनकी इनकम तो रुपी में नहीं है, तो दैट हेल्प्स देम, राइट? इट इज अ हेज टू द इंडियन इकोनॉमी। तो अब देखिए नजरिए की बात है, मतलब लक्ष्मण जी, बट दिस इज वेयर आई बिलीव कि इन द एंटायर इंडियन लैंडस्केप मार्केट, आईटी इज वन सेक्टर विच हैज नाउ गॉट टू सेनर लेवल। हाँ, एक चीज और समझाता हूं, ये अभी भी आप देखिए तो मेटा जैसी कंपनीज की 20 पे मल्टीपल पर है, और इन्फोसिस और टीसीएस भी 20 पर दिखती हैं। ये फर्क इसलिए है कि जैसा मैंने पहले, और ये बात हर इंडियन इन्वेस्टर को समझना चाहिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पे कैपिटल फ्रीली फ्लो करती है। तो यूनाइटेड किंगडम के म्यूचुअल फंड्स जो है यूके में सिर्फ 4% पैसा लगाते हैं, बाकी पैसा उनका यूएस इक्विटी में लगा रहता है। लेकिन इंडियन फंड्स के पास में ये ऑप्शन नहीं है, वो एनवीडिया नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको यही खरीदना है। तो आप जितना पैसा उनको देंगे, वो इन्हीं कंपनीज को उतना ही और ज्यादा खरीदें। तो ये रेगुलेटरी कैपिटल कंट्रोल है आरबीआई का और गवर्नमेंट का, जिससे वो बना रहता है। तो व्हेन पीपल से इंडिया इज ऑलवेज बीन एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज कैपिटल कांट गो आउट। ये अब रेगुलेटरी रियलिटी आगे भी रहेगी, कोई भी गवर्नमेंट आके इसको खोलने वाली तो है नहीं, तो आपको तो वो देखना है। इट्स लाइक बॉम्बे में मकान खरीदेंगे, भाई यही है प्राइस, उससे सस्ते में आपको लंदन में मिल जाएगा, लेकिन अब बॉम्बे में खरीदना है तो प्राइस वो महंगा ही है। दैट्स द रियलिटी। प्राइस महंगा, बॉम्बे के लैंड को एक्सपेंड कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ समुद्र पड़ा हुआ है। नहीं, वो कर सकते हैं, वो कर तो सकते हैं लक्ष्मण जी, करता नहीं है कोई, वो तो आपको रियलिटी पता है। वो फिर एग्रीकल्चर वो सब रेगुलेटरी डिबेट होगा, उस पे हम लोग, यू नो दैट। ठीक है। जो इकोसिस्टम, उसकी बात आपने कहा, जिस इकोसिस्टम में हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अनिल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं सुनील सर के पास जाऊंगा। जी, यहाँ पर देखिए एक ही चीज है, मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखिए दो व्यू होते हैं। एक तो फंड मैनेजर का व्यू अलग होता है, रिटेल इन्वेस्टर का व्यू अलग होता है। फंड मैनेजर के पास बहुत बड़ा उसका व्यू होता है, बहुत बड़ा फंड भी होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर बात कहूं तो मैं उन्हीं के नाते कहता हूं और उन्हीं की तरफ से मैं कहता हूं कि अभी फिलहाल के लिए आईटी सेक्टर से एक दूरी बनाएं। बहुत से दूसरे सेक्टर हैं जो लीड कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि मेटल सेक्टर हो गया, एनर्जी। यहाँ पे जो अनुराग जी का व्यू है वो ये है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि आप वहां पे जाइए, वो लीड बना रहे हैं। लेकिन ये आईटी सेक्टर जो गिर के आ गया अपनी क्षमता, उसका कारण बताऊं लक्ष्मण जी। देखिए, हम लोग 4-5 महीने पहले भी हम बात किए थे, वही मेरा अभी भी है, और वो अब आंकड़ों में दिखाई। तब मैंने, अगर 4 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो, आपके ही शो में मैंने कहा था कि ये जो भी एआई का जो आ रहा है रोल, उसकी वजह से इनकी रेवेन्यू गिरेगी। इनकी जो बिलिंग पहले $100 पर आवर की होती थी, क्योंकि मैन आवर डॉलर वाली बिलिंग चलती थी, वो उसकी अब उतनी जरूरत नहीं होगी, वो काम अब एआई से करवा लेंगे, तो इनकी बिलिंग गिरेगी। अब वो देखिए नतीजों में दिखने लगा, तब तक नतीजे नहीं आए थे, अब नतीजों में दिखने लगा। मेरा ये अनुमान है कि ये रेवेन्यू जो कंप्रेशन है ना, ये आगे और होगा। ऐसा नहीं कि बस एक क्वार्टर में रुक जाएगा,
ये अभी और चलेगा जब तक कि अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करके एआई इनोवेशन बेस्ड अपना कोई नया प्रोडक्ट मॉडल नहीं बनाते हैं ना, रेवेन्यू मॉडल, तब तक इनकी जो रेवेन्यू है वो कंप्रेस होती रहेगी। और वही सबसे बड़ी चिंता की बात। दरअसल अनिल जी जो बता रहे हैं वो फंडामेंटल चीजें बता रहे हैं। आप जो कह रहे थे अनुराग जी, वो दरअसल पी और वैल्यूएशन के हिसाब से जा रहे थे। हाँ बोलिए जी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैंने सर आऊंगा आपके पास, एक मिनट। हाँ, मैंने अनिल जी का व्यू नहीं सुना। 2021 में देखिए इंडियन मार्केट में मोमेंटम खेल रहे हैं लोग। 2021 में सबने खूब खरीदवाया टीसीएस को 4,500 के रेट पे। सबने, टाटा सन्स ने खुद आके स्टेक बेचा है। आज 2,000 पे बोल रहे हैं, वो अब निकल जाइए, इससे दूर रहिए। 4,000 पे इन्हीं के, अनिल जी की बात नहीं कर रहा हूं। 2021 और 22 में खूब वीडियो भरे पड़े हैं, हर कोई आईटी खरीदवा रहा था। मेरी समझ, मैं इस इन्वेस्टिंग से, मुझे माफ करें अगर जो 4,400 पे खरीदने को बोलता है और 2,000 पे बोलता है एग्जिट कर लीजिए, ऐसी इन्वेस्टिंग से मेरे पैसे तो मुझे नहीं लगता बनेंगे। तो मैं इन्वेस्टर्स को भी ये सलाह दूंगा, थोड़ा बैलेंस रहिए प्लीज। अभी अनिल जी ने 2021 में क्या कहा था वो मुझे नहीं पता। ठीक है। सुनील सुवर्णम साहब, बहुत देर से आप शांत बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको लगता है व्यू दोनों से अलग है? नहीं, आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि अनुराग जी आप दोनों एक पिच पे आ गए हैं, या फिर पिच बदल लिया आप लोगों ने? कोई तो एक दूसरा पक्ष होना चाहिए ना, वो मैं रख रहा हूं आज। हाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं दोनों से सहमत हूँ। ओके, और मैं फर्क क्या बताऊं, अनिल जी अगले 3 से 6 महीने में आईटी और भी गिर सकता है बता रहे हैं। और अनुराग जी की बात उन्होंने प्रॉपरली सुनी। अनुराग जी ने कहा कि और 10-15% गिर सकता है, मगर आप परफेक्ट बॉटम कभी पकड़ नहीं सकते हो। और ये वैल्यू जोन में आ गया और भी वैल्यू जोन में जाएगा, बट खरीदारी कब तो शुरू करनी है। अब इंतजार, बॉटम आएगा, जब सब कहेंगे तब आएगा, तब खरीदेंगे, बात नहीं बनेगी। तो अनिल जी से भी सहमत हूं कि अगले 3 से 6 महीने में प्रेशर हो सकता है, मगर अगर आपका आउटलुक साल, 2 साल, 3 साल का है तो अब से स्टैगर्ड खरीदारी करेंगे। और लार्ज वर्सेस लार्ज में ज्यादा फोकस कीजिए। उसका 3 कारण है। एक है वैल्यूएशन सस्ते हैं कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल। सेकंड है कि रुपी का जो, उनकी जो इंटरनेशनल बिजनेस में रुपी का बेनिफिट आता है। एफआईएस की पसंदीदा लार्ज कैप होते हैं। तो एफआईएस की, जैसे अनिल जी ने सही कहा कि फंड मैनेजर की सोच अलग है और रिटेल की सोच अलग होगी। मैं कह रहा हूं कि जो रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट होगा वो फंड मैनेजर की सोच को फॉलो करेगा फॉर द मीडियम टर्म, तो वही सक्सेसफुल होगा। तो मेरी बात दोनों से मैं सहमत हूं। क्या है कि दोनों अलग अलग जिंदगी, अलग अलग वर्ल्ड में है। अनिल जी की वर्ल्ड है 3 से 6 महीने में। अगर उन्होंने कुछ सलाह दे दिया आज और कल गिरा तो लोग डांटेंगे उनको, तो उनकी बात अलग है। अनुराग जी तो बाहर बैठे हैं, एफआईआई भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है, और प्रॉपर ढंग की एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वे दोनों से सहमत हूं। तो एक रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर क्लियर है कि आपको लार्ज कैप आईटी में स्टैगर्ड तरीके से खरीदारी शुरू करनी है। और भी गिर सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये जो एवरेज लो कॉस्ट में आप खरीदेंगे वो आपको फायदेमंद रहेगा। बिकॉज अल्टीमेटली रुपी का 3 से 4% का साल भर का डिप्रिसिएशन आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली आएगी ओवर एंड अबव द आईटी की अर्निंग्स। तो इवन इफ दे गिव 3-4% 7% मिनिमम। तो मैंने दोनों बात से सहमत हूं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि दोनों सेम थिंग कह रहे हैं, मगर क्या है कि नजरिया डिफरेंट है, अलग अलग नजरिया डिफरेंस है। लेकिन नहीं, हमारी कोशिश भी यही होती है कि अलग अलग नजरिए को सामने रख दिया जाए, अलग अलग व्यूज को सामने रख दिया जाए, और आपका पैसा आप जानिए आपको कैसे लगाना है। लेकिन ये ना हो कि मैं वन साइडेड आपको चीजें लेकर रख रहा हूं। एक सवाल, चूंकि आईटी पे तो काफी अच्छी बातचीत आप लोगों ने कर ली, सारे पक्ष रख दिए। एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा था, मैं अब शो का समय कम, इसलिए संक्षिप्त में आप तीन लोगों का जवाब चाहूंगा, वो ये कि आईटी सेक्टर अपने आप में सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं है। वहां पे कोई अगर इस तरह के दिक्कतें आती हैं तो इससे जुड़े हुए कई सारे सेक्टर होते हैं जहां पे असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण होता है, जो खासतौर से ऑटो सेक्टर हो, लग्जरी सेगमेंट वाले सेक्टर हो, वहां पे इसका असर पड़ता है। क्योंकि लोग ले ऑफ होते हैं, सैलरी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, तो इससे इसका असर साइड इफेक्ट वाले कौन से सेक्टर आपको दिख रहे हैं? शुरुआत सुनील जी आप ही से। डेफिनेटली कंजम्पशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बिकॉज आईटी कंपनी में अगर एक जॉब की विजिबिलिटी नहीं है उनके पास, तो घर खरीदना सोचेंगे, क्योंकि उसमें 20 साल या 15 साल का ईएमआई लेना पड़ता है। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट दिखेगा। गाड़ी खरीदने में 5 साल तक का ईएमआई लेते तो वो सोचेंगे। मगर
क्या है कि उसका इम्पैक्ट जरूर एक कंजम्पशन की ग्रोथ रेट पे आएगा, कंजम्पशन घटेगी नहीं, बट जिस रेट पे ग्रो कर सकती है उससे कम ग्रो होगी, वो जरूर बात है। रियल एस्टेट की बात आपने उठाई, देखिए रियल एस्टेट में आईटी का इंक्रीमेंटल बाइंग तो नहीं होगा, मगर डेटा सेंटर पे जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी एक डेटा सेंटर की ग्रोथ होगी, वो रियल एस्टेट सेक्टर को कॉम्पनसेट कर लेगी उस हिसाब से। तो इसलिए रियल एस्टेट के बारे में एक जो हाउसिंग का डिमांड होगा उसमें शायद उतनी ग्रोथ रेट कम हो सके, मगर कॉर्पोरेट रियल एस्टेट का डिमांड थ्रू डेटा सेक्टर इसको काउंटर कर सकता है। जो ये दो बड़ी सेक्टर है जहां पर इसका इंपैक्ट होंगे दिखेगा। बट अल्टीमेटली अगर कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में ईएमआईज घटते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर उसका थोड़ा असर तो आएगा इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ। बट अब के लिए जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, लोन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू डिपॉजिट ग्रोथ, तो मे बी दिस इज अ बिट अ फ्यू मंथ्स और मे बी अ ईयर अवे। ठीक है, अनिल जी। जी जी, देखिए इसका जैसा सुनील जी ने कहा एकदम वही है। इसके रियलिटी पे इसका असर पड़ता है, साथ में कंजम्पशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो मौके हैं वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि देखिए जो एआई जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें एनर्जी सेक्टर को बेनिफिट है, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन इसमें बढ़ेगी। उसके अलावा जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेटा सेंटर, तो जो हमारे जो मेटल के सेक्टर्स हैं, जो हमारी जो वायर वाली इंडस्ट्रीज हैं, उनमें उनका काफ़ी बढ़ाएगा, ट्रांसफार्मर्स का बिजनेस काफ़ी रहेगा। इस तरीके की काफ़ी जो उनके मतलब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग जुड़े रहेंगे उनको यहाँ पे उनको फायदा होता हुआ दिखेगा। तो एक तरफ से अपॉर्चुनिटी कम कर रहा था, दूसरी तरफ से नई अपॉर्चुनिटी बना भी रहा है। अनुराग सिंह जी, हमारे पास 40 सेकंड का समय है। ये सेक्टर सब कवर कर दिए हैं अनिल जी ने, सुनील जी ने। तो आई थिंक तकरीबन वही है कि बैंकिंग एंड कंजम्पशन, हाई एंड कंजम्पशन पे थोड़ा फर्क पड़ता है। फॉरेन ट्रेवल थोड़ा कम हो जाएगा, उससे तो फायदा ही है इंडिया को। बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे लक्ष्मण जी फर्क नहीं है, अभी उतना भी डेंजर नहीं आया है, तो वी शुड नॉट बी अलार्मिस्ट। इंडिया का सबसे बड़ा खतरा जो है वो है कंप्लेसेंट गवर्नमेंट, वही सबसे बड़ा खतरा है बराबर। और उसको कोई भी उसको दिखता नहीं है, सब लोग आंख बंद करके बैठे हैं। गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स तकरीबन 4-5 साल से बंद हो गए, वही सबसे बड़ा खतरा है। और वो पकड़े गए अभी देखिए एनर्जी के केस में। तो दिस इज वेयर गवर्नमेंट हैज टू एक्ट, राइट। बाकी सब लोग अपनी जिद्दोजहद कर ही रहे हैं लक्ष्मण जी, उस पर तो मैं मानता हूं कि उनको सलाह में बहुत मुश्किल है बिजनेस चलाना, बट गवर्नमेंट को बहुत काम करना है। आप बोलिए, आप दिल्ली में हैं, बहुत काम करना। आप आइए, आप यूएस से कभी दिल्ली आई तो आपको अभी आने वाला हूं, आप जाके मिलिए, तो फिर वहां भी रिफॉर्म के लिए और ज्यादा दबाव डालिएगा आप लोग। लेकिन शो का समय यही खत्म हो रहा है, तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।